नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। दिसंबर महीने का साप्ताहिक करंट अफेयर अपने चल रहा है और 13 दिसंबर से वर्तमान यानी 19 दिसंबर तक की हम बात करें तो 18 दिसंबर तक का महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उसकी हम चर्चा करेंगे आज। संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य है कि हाल ही में कल आपको पता हो कि भारतीय संविधान या भारतीय संसद में लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन लेकर आया गया है। और ये लाया किसके द्वारा? तो कानून और विधि मंत्री जो राजस्थान के बीकानेर से सांसद है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करवाना। और याद रखना, वन नेशन वन इलेक्शन। याद क्या रखना है? वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव, ONE। ठीक है, ये याद रखना है। 17 दिसंबर 2024 को व्यापक से तौर पे और ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। और ये याद रखना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनकर तैयार हुआ था और द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए। लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में ये विपक्ष में इसके मत पड़े थे 198 और पक्ष में मत पड़े थे 269। यानी पक्ष और विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो पेश करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए और उसको पारित करने के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक है और आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट देखो, इसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 2025 में से किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी है और कौन सी परीक्षाओं पर ध्यान करेगी? ये उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रवेश परीक्षाएं। यानी NTA पहले जो नीट करवा रहा था और ये नीट का आयोजन और नेट का आयोजन NTA करवा रहा था, अब इसको मुख्य रूप से है कि नीट इससे नहीं ली, यानी इससे सिर्फ प्रवेश परीक्षाएं ही आयोजित करेगा। ये इनके लिए विशेष है। ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी केवल उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगी। अब भर्ती परीक्षाएं इससे आयोजित नहीं करवाई जाएगी। आपको पता हो तो NTA से फिलहाल एक तो देखो नीट का पेपर लीक हुआ था और एक नेट का पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक ये दोनों होने की वजह से इससे ये छीन लिया गया अधिकार। 2025 से शुरू होने वाली JEE और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की समय सीमा के बारे में क्या बदलाव किए गए? और इनकी समय सीमा में बदलाव किए गए, वे जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाएगी। कब आयोजित होगी? जनवरी या फरवरी में। ये शैक्षणिक वर्ष पहले होगी जो सामान्य जुलाई समय सीमा के लगभग, यानी जुलाई में लगभग होती थी, वो जनवरी फरवरी में होगी। 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? स्मार्टफोन में निर्यात में भारत इसमें तीसरे स्थान पे है, ध्यान रखना, थर्ड रैंक इसमें है। 19 में 23वें स्थान से उठकर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे निर्यातक देश बन गया है। और नवंबर 24 में देश में स्मार्टफोन निर्यात एक महीने में 20,000 करोड़ को पार कर गया। पहले हम 23वें स्थान पे थे, अब निर्यात करने में बेचने में तीसरे स्थान पर है। श्रीलंका द्वारा भारत सहित 39 देशों के लिए मुक्त वीजा नीति को कब औपचारिक रूप से दिया जाएगा? कब औपचारिक रूप दिया जाएगा? यानी मुक्त है वीजा नीति, यानी मुक्त आवागमन के संदर्भ में बात करें तो ये जनवरी 2025 तक इसको औपचारिक रूप दिया जाएगा। 39 देश शामिल है, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता क्या है? यह समझौता है कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता है। ठीक है, व्यापार से संबंधित ये CPTPP समझौता है, पार्टनरशिप से। ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर 2024 में CPTPP के व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला यूरोपीय राष्ट्र बन गया, जो महत्वपूर्ण व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य देश बन गया है। कौन सा देश बना है? तो याद रखना, ब्रिटेन। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी में अचानक चुनाव कब होने वाला है? अचानक चुनाव होने वाले हैं 23 फरवरी 2025 में। ठीक है, विश्वास मत से सरकार गिर गई और सरकार गिरने के बाद में वापस क्या होंगे? चुनाव होंगे।
हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गड्डी माई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गड्डी माई महोत्सव मनाया जाता है बरियारपुर, और ये कहां पर है? नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है। मध्य प्रांत में गड्डी माई मंदिर में हर 5 साल में आयोजित होने वाला गड्डी माई महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव है, और ये 2 दिसंबर से शुरू हुआ, 15 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ। ये कहां मनाया गया? बरियारपुर, नेपाल में। इस देश के सेनाध्यक्ष को दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया। और किसके सेनाध्यक्ष को किया गया? नेपाल के सेनाध्यक्ष को ये प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखना, जनरल अशोक राज सिंगडेल को ये 16 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना का मानद जनरल के पद से सम्मानित किया। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, अशोक राज सिंगडेल। महिला जूनियर एशिया कप 2024 में फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो भाई फाइनल में हमने हराया था चाइना की टीम को। ये 15 दिसंबर मस्कट, ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप, जिसमें चीन के पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से पराजित किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? ये जीती है मुंबई ने। सवाल ये है कि किसको हराकर जीता? तो बेंगलुरु के एम चिन्ना स्टेडियम में फाइनल में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। विकेट मतलब याद रखना किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? वह तबला वादक और भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी शास्त्रीय संगीत में एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति जाकिर हुसैन का दिसंबर में निधन हो गया। कब? 15 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गए। एक प्रसिद्ध इनका यानी कहा जाता है कि जाकिर हुसैन जब तबला बजाते हैं तो तबला उनको बजाने की जरूरत, सुर इस प्रकार से निकलता है कि तबला खुद उसमें रंग में रंग जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को महत्वपूर्ण घटना स्मरण करता है। 16 दिसंबर को याद रखना 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की क्या हुई थी? जीत हुई थी। इस तिथि को याद रखा जाता है। और प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला ये कौन सा है? विजय दिवस। भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय को याद दिलाता है। NHAI यानी हाईवे की बात हो रही है इसमें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल RPV का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है राजमार्ग साथी। ठीक है, और इसने देखो NHAI ने राजमार्ग सुरक्षा में सुधार के लिए राजमार्ग साथी नामक एक उन्नत रूट पेट्रोलिंग व्हीकल, जो यानी पेट्रोलिंग मतलब होता है जो हमेशा हाईवे पर चक्कर लगाते हैं और ध्यान रखते हैं कि हर गतिविधि को अपने नजर में रखते हैं, टूट फूट संबंधी सारी। भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? ये कौन सा संगठन कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ठीक है, और ये याद रखना कि विमानों के खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक विकसित किया है? तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने किया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय लाइट टैंक ने किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोले दागे? तो उन्होंने 4000 मीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोले दागे, यानी 4000 यानी लगभग अगर हम बात करें तो 4200 से अधिक रेंज की बात करें तो मीटर से अधिक इनकी क्षमता है। सफलतापूर्वक यहां पर हमने क्या किए? गोले दागे। नेक्स्ट देखो, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मुख्य रूप से नवाचार के लिए किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो ये किस क्षेत्र में? प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान से संबंधित है। भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या? भारतमाला का है राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना, इनका प्राथमिक उद्देश्य है। और ये 2015 में लॉन्च की गई, 2025 में इसको 10 साल हो जाएंगे।
12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना? तो ये बने थे डोम राजू गुकेश। और याद रखना ग्रैंड मास्टर है, 12 दिसंबर को 18 साल की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का इतिहास रचकर उन्होंने 18वें से प्रमुख बनमुखी बने थे। कौन से देश 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने वाला है? तो कौन सा क्षेत्र वाले देश है? एक तो रोमानिया और एक बुल्गारिया। याद रखना ये शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने वाले। और याद रखना 2024 यूरोपीय संघ के आंतरिक मंत्री घोषणा की रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 को पूरी तरह से सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। 2024 में 34वें व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया? तो व्यास सम्मान किससे मिला? तो सूर्यबाला को मिला। है ठीक है। ये कौन है? हिंदी लेखिका है सूर्यबाला। उनको उपन्यास कौन से देश के वासी वेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान के लिए सम्मानित 2024 में किया। 34वां व्यास सम्मान उपन्यास कौन से देश के वासी वेणु की डायरी किसको मिला है? हिंदी सूर्यबाला प्रसिद्ध लेखिका। सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला है? तो अभी हमने बात की थी कौन से देश के वासी वेणु की डायरी। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को यानी खर्च कम करना और बार बार चुनाव हर साल आते उसको एक साथ करना। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो इस समिति का नेतृत्व किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात करें तो देखो रामनाथ कोविंद अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के चरणों के एक साथ एक चुनाव करवाने के लिए संविधान संशोधन सुझाया। पहला लोकसभा विधानसभा और एक साथ कराना, उसके लिए राष्ट्रीय राज्य चुनाव में 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव एक साथ कराना, इसका प्रमुख सुझाव दिया गया था। और हाल ही में रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इस हिसाब से पारित होने के विचार करें तो 2034 से पहले एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव संभव नहीं है। ये महत्वपूर्ण अपने मानो कि पिछले सप्ताह के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी प्रकार बने ये जुड़े रहिए। आप कमेंट जरूर करें किस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो सेंटर के अकॉर्डिंग। हर में राजस्थान की वैकेंसी है, किसी भी राज्य की है, उत्तर प्रदेश राजस्थान इंडिया करंट राजस्थान करंट और राजस्थान के अलावा ये महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी पूछी जाएगी। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।